नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बायोस्कोप में। मैं हूं आसिया। तो अब की बारी किसकी पारी, और इस पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। मुकाबलों की भी बात करेंगे कि मुकाबले में कौन कौन इस बार आमने सामने होगा और कितना दिलचस्प मुकाबला होगा। उन सब के बीच पार्टियां अपने कैंडिडेट लिस्ट भी जारी कर रही हैं। आज जेडीयू ने भी अपनी दूसरी लिस्ट जारी की है। अब इसमें कौन कौन से कैंडिडेट हैं, कौन छूटे, कौन शामिल हुए, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन स्टूडियो में मौजूद हैं। रंजन जी, जेडीयू की दूसरी लिस्ट भी आ गई है, क्या इस लिस्ट में खास दिख रहा है? क्या इस लिस्ट में जो पहली बार ये कहा गया कि मुस्लिम कैंडिडेट को दरकिनार किया गया, इस लिस्ट में भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है? देखिए, जो दूसरी लिस्ट आई है जेडीयू की, उसमें 44 प्रत्याशियों का नाम जो है वो शामिल है। लेकिन जैसा उस दिन भी हम लोग बातचीत कर रहे थे तो मैंने आपको कहा था कि जब सीमांचल की कुछ सीटें अनाउंस होंगी तो वहाँ पर मुस्लिम प्रत्याशी हमें देखने को मिल सकते हैं। और एक चैनपुर की सीट थी, जमा खान वहाँ से जो है विधायक हैं। तो 4 जो मुस्लिम प्रत्याशी हैं उनको जेडीयू ने जो है अपनी लिस्ट में जगह दी है। तो पहले बार जो आई थी 57 सीटों की, उसमें 0, और इन 44 में जो है वो 4 मुस्लिम प्रत्याशी हैं। तो एक तरह से आप देखें तो जो 101 जो कुल प्रत्याशी जेडीयू ने घोषणा की है, उसमें जो है वो 4 प्रत्याशी जो हैं वो मुस्लिम हैं। इसके अलावा आप देखें, अगर जानकारी के लिए, तो 2020 में जेडीयू ने 11 मुस्लिम प्रत्याशी दिए थे, 2010 में 14 मुस्लिम प्रत्याशी दिए थे, 2005 में 9 प्रत्याशी दिए थे, लेकिन 2015 में जो है 7 मुस्लिम प्रत्याशी ही उन्होंने दिए थे। तो अगर आप देखिए कि जो जिन सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी जेडीयू ने दिए हैं उसमें चैनपुर है, अररिया है, जोकीहाट है और आमौर है। चैनपुर से जमा खान है, अररिया से शगुफ्ता अजीम है, जोकीहाट से मंजर आलम है और आमौर से सबा जफर हैं। तो ये 4 मुस्लिम प्रत्याशी जो हैं वो जेडीयू ने दिए हैं, लेकिन उनकी संख्या कम दिख रही है पिछले बार से। तो अगर आप देखें तो 7 कम है पिछली बार से। इसके अलावा जब आप एनडीए की ही लिस्ट को देखिए तो एक जो अभी लेटेस्ट लिस्ट आई है एलजेपी की, उसमें भी बहादुरगंज से मोहम्मद कलीमुद्दीन का जो है वो नाम दिख रहा है। तो अब अगर आप देखिए तो बमुश्किल 4 सीट बच गए हैं घोषणा के लिए, क्योंकि बीजेपी ने 101 की सूची जारी कर दी, जेडीयू ने कर दी, जो आरएलएम है उसके 6 प्रत्याशियों की लिस्ट आ गई, हम सेकुलर की भी 6 प्रत्याशियों की लिस्ट आ गई। और जहां तक आरएलजेपी का सवाल, माफ कीजिएगा, ये एलजेपी आर का सवाल है, तो पहले 14 और आज 11, तो 25 की घोषणा उन्होंने भी कर दी है। तो सिर्फ 4 सीट जो है उनके पास अब बच गई है घोषणा के लिए। तो पूरे एनडीए को अगर आप देखिए तो 239 सीटों में 5 मुस्लिम प्रत्याशी जो हैं वो दिख रहे हैं। तो यहाँ पर जो है जो 5 प्रत्याशी हैं वो ऐसी सीटें होंगी जहां पर उनके बिना काम नहीं चलेगा। देखिए, वो सीमांचल की सीटें हैं, वहां पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या ज्यादा है, इसलिए जो है वहां पर आपको कई सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी देना पड़ता है। और इसके अलावा एक चैनपुर की सीट है जहां जमा खान चुनाव लड़ रहे हैं, वो एक इस तरह की सीट है जहां कई बार दूसरे प्रत्याशी भी दिए जाते हैं, लेकिन जमा खान चूंकि एकमात्र मुस्लिम मंत्री जो हैं नीतीश सरकार में वही थे, तो उनको जो है इस सीट में जगह, इस सूची में जगह दी गई है। लेकिन देखिए, इसके पीछे वजह भी है। पिछली बार जो 11 प्रत्याशी जेडीयू ने दिए थे, हम सिर्फ जेडीयू की चर्चा कर रहे हैं, उसमें से एक भी चुनाव नहीं जीत पाया था। मतलब कि ऐसा लगता है इन पार्टियों को कि मुस्लिम वोटर्स ने उनको वोट नहीं किया, क्योंकि देखिए 2020 में कांटी से मोहम्मद जमाल थे जेडीयू के प्रत्याशी, उनको सिर्फ 13% वोट आए थे। इसी तरह से आप देखिए कि डुमरांव से अंजुम आरा थी, उनको 26.8% ही वोट आए थे। और फराज फातमी एक थे जो कि दरभंगा ग्रामीण से पिछली बार लड़ रहे थे, अब तो वो आरजेडी में चले आए हैं, तो वहां एक नजदीकी फाइट हुई थी। तो ऐसा मुझे लगता है
कि एनडीए की पार्टियों को, जो घटक दल हैं, उनको एहसास हुआ कि मुस्लिम वोटों का उतना हिस्सा उनकी तरफ नहीं आ रहा है, तो ऐसे में अगर वो दूसरी जाति से कैंडिडेट बनाते हैं तो उस जाति के वोट उनको मिल सकते हैं। तो ये सियासी मुनाफे की बात है। ये दिख रहा है एनडीए को कि अगर हम सामान्य जाति या फिर जो ओबीसी ईबीसी से प्रत्याशी देते हैं तो समीकरण को बेहतर तरीके से साधा जा सकता है, क्योंकि वो वोट कन्वर्ट हो रहा है। जबकि जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो मुस्लिम प्रत्याशी देने के बाद भी उस तरह से एनडीए की पार्टियों को वोट नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो महागठबंधन की तरफ, खास करके आरजेडी जहां पर अपना कैंडिडेट देता है उस तरफ शिफ्ट होते हैं। तब फिर जो है मुझे लगता है कि जेडीयू और अन्य पार्टियों को लगा है कि बहुत ज्यादा उस तरह से प्रत्याशी देकर बहुत फायदा जो है वो उनको नहीं है, और इस वजह से जो है आप देखिएगा कि इस सूची में सिर्फ 4 मुस्लिम प्रत्याशी हैं जेडीयू की लिस्ट में। एलजेपी की जो लिस्ट आई है रंजन जी, उसमें देखिए खास बात जो मखदूमपुर को लेकर तमाम खबरें चल रही थी कि वो सीट पर मांझी अपने कैंडिडेट को देंगे। हालांकि अब बातें तय हो चुकी हैं। मखदूमपुर के अलावा कौन कौन सी एलजेपीआर की सीट अभी आपको दिख रही है जो जहां पर एलजेपीआर मजबूत नजर आ रही है? देखिए कई सीटें हैं इसमें। आप अगर देखिए तो नवादा की रजौली सीट है, गोविंदपुर सीट है, बोचाहा सीट है। हालांकि अभी वो आरजेडी के पास है बोचाहा, लेकिन वहां से बेबी कुमारी को प्रत्याशी बनाया गया है। उपचुनाव में वो बीजेपी की प्रत्याशी रही थी, बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रही थी। रजौली में एक इंटरेस्टिंग बात है कि विभा देवी के साथ, जब राजबल्लभ यादव का परिवार आरजेडी से अलग हुआ तो विभा देवी के साथ प्रकाश वीर, जो कि रजौली के विधायक थे आरजेडी के टिकट पर, उन्होंने भी जो है आरजेडी छोड़ दिया था, लेकिन उनको यहां से टिकट नहीं मिला है। नवादा से विमल राजवंशी को एलजेपीआर ने जो है वो टिकट दिया है। तो अगर आप देखिए तो ज्यादातर सीटें वो हैं जिस पर बीजेपी पिछली बार लड़ी थी। इसके अलावा आप देखिए बख्तियारपुर की सीट है, ये एक महत्वपूर्ण सीट है पटना में। यहां पर जो है बीजेपी के प्रत्याशी यहां से चुनाव लड़ते रहे थे, रणविजय यादव, लेकिन अब जो है यहां पर अरुण कुमार को जो है वो प्रत्याशी बनाया गया है। और फतुहा से रूपा कुमारी, ये चर्चा चल रही थी इनके नाम की कि एनडीए से ये प्रत्याशी हो सकती हैं। हालांकि पिछली बार भी इस सीट पर बीजेपी जो है वो चुनाव लड़ी थी, सत्येंद्र सिंह। लेकिन फतुहा एक वैसी सीट है जो एलजेपीआर को हमेशा लगती है कि ये उसकी सीट रही है, तो इसीलिए फतुहा जो है उनको मिला। एक बहादुरगंज की सीट है, वहां मोहम्मद कलीमुद्दीन, एक मुस्लिम प्रत्याशी यहां दिख रहे हैं। अब महुआ में संजय कुमार सिंह है। महुआ सीट को लेकर जो है बहुत तरह की चर्चाएं थी, विवाद भी हुआ इस सीट को लेकर। उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी की भी बात सामने आई, फिर उनको मनाया गया, लेकिन अंततः ये सीट एलजेपीआर के पास ही रही और संजय कुमार सिंह जो है यहां से प्रत्याशी बने हैं। दिलचस्प ये है कि ये पिछली बार भी चुनाव लड़ रहे थे और तब एलजेपी के टिकट पर, जबकि एनडीए महागठबंधन अलग था, तब ये 25,146 वोट लेकर आए थे, 14.6% वोट। तो इसका मतलब यह है कि इनकी पकड़ इस क्षेत्र में है। और चूंकि ये हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत विधानसभा की सीट आती है महुआ की, तो यहां पर एक चिराग पासवान का भी इंपैक्ट दिखता है। लेकिन दिलचस्प है ये सीट, क्योंकि यहीं से तेज प्रताप यादव भी चुनाव लड़ रहे हैं और मुकेश रोशन जो हैं वो आरजेडी के कैंडिडेट तो हैं ही। तो महुआ का चुनाव इस बार जो है बिल्कुल लाइमलाइट में रहेगा, हॉट सीट हो गया अब महुआ, और वहां पर देखना होगा कि चुनाव किस दिशा में आगे बढ़ता है। एक चीज तो जो साफ दिख रही है कि एक ट्रायंगुलर फाइट तो यहां होने जा रही है। हालांकि एआईएमआईएम ने भी कहा है कि वो यहां से प्रत्याशी देने जा रहा है, तब फिर एक चतुष्कोणीय मुकाबला भी हो सकता है अगर एआईएमआईएम का कैंडिडेट महुआ में आ जाए।
एक दिलचस्प सीट चेनारी की सीट है। चेनारी में मुरारी प्रसाद गौतम पिछली बार 2020 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे, लेकिन बाद में वो बीजेपी में शामिल हुए। लेकिन सीट शेयरिंग में ये सीट चूंकि अब एलजेपीआर को दी गई है, तो एलजेपीआर ने मुरारी प्रसाद गौतम को ही अपना प्रत्याशी यहां से बनाया है। मनेर की सीट पर भी बीजेपी हमेशा चुनाव लड़ती रही है और भाई वीरेंद्र जो है वहां से पिछले कई चुनावों से जीत हासिल कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ भी जो है एलजेपीआर ने प्रत्याशी इस बार बदला है। जितेंद्र यादव को वो यहां से प्रत्याशी बना रहे हैं। पूर्णिया में कस्बा की सीट है। कस्बा में पिछली बार भी एलजेपीआर ही चुनाव लड़ रहा था, एलजेपी थी तब असल में, तो एलजेपी ने चुनाव लड़ा था और प्रदीप कुमार दास उसके प्रत्याशी थे। लेकिन इस बार नीतीश कुमार सिंह को जो है पूर्णिया से, ये माफ कीजिएगा, कस्बा से जो है वो टिकट दिया गया है। तो इसमें वही चीजें दिख रही हैं कि ज्यादातर सीटें बीजेपी के पास से एलजेपीआर के पास आई हैं। इसमें 4 सुरक्षित सीटें हैं, बोधगया, रजौली, बोचहा और चेनारी। ये 4 जो है सुरक्षित सीटें हैं, अनुसूचित जाति आरक्षित सीटें, और बाकी जो सीटें हैं 7 सीटें वो सामान्य सीटें हैं। तो एक तरह से आप देखिए कि अब एनडीए का जो पहला टास्क था कि वो अपने सारे प्रत्याशियों की सूची दे दे बगैर किसी बागी उम्मीदवार या आप फ्रेंडली फाइट के बिना, तो अब तक जो है जो लिस्ट आई है 239 सीटों के आसपास, उसमें कोई इस तरह की चीज अब तक नहीं दिखी है। हालांकि जीतन राम मांझी का एक वो बयान आया था मखदूमपुर और बोधगया के लिए, तो अब ये दोनों सीटें तो घोषित कर दी गई हैं एलजेपीआर की तरफ से। तो अब देखना है कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है, क्योंकि अब वक्त बहुत बचा नहीं है। तो अब 4 सीटें बची हुई हैं। अब उन 4 सीटों पर देखना है कि कब एलजेपीआर जो है अपना प्रत्याशी घोषित करता है। चलिए, हमारे साथ बिहार संपादक भी जुड़ेंगे और उनसे भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल तो मुकेश सहनी नाराज चल रहे हैं महागठबंधन से और आरजेडी के कई नेता उन्हें मनाने के लिए गए हैं। क्या सीट पर बात नहीं बन रही है, किसी खास सीट को लेकर पेच फंस रहा है? फिलहाल मुकेश सहनी की अपनी मांगे हैं, वो मानते हैं या नहीं? अगर वो महागठबंधन का हिस्सा नहीं बनते हैं और चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशियों को उतारते हैं अलग से, महागठबंधन से अलग, तो इसका नुकसान किसे होगा ये भी समझना बेहद जरूरी है। फिलहाल उन्हें मनाने की कोशिशें की जा रही हैं। अब मुकेश सहनी मानते हैं या नहीं ये तो थोड़ी देर बाद पता चल पाएगा। रंजन जी, मुकेश सहनी नाराज चल रहे हैं। अगर महागठबंधन से अलग वो होते हैं और अकेले चुनाव लड़ते हैं या फिर एनडीए में मिल जाते हैं, तो क्या सीन नजर आ रहा है? देखिए, अगर मुकेश सहनी महागठबंधन में नहीं रह पाते तो आप कह सकती हैं कि मुकेश सहनी के साथ खेला हो गया। पिछली बार उन्होंने खेल किया था, बिल्कुल आखिरी मोमेंट पर उन्होंने महागठबंधन छोड़ा था। इस बार जो है अगर ऐसा होता है तो आप समझिए कि महागठबंधन ने उनके साथ खेला कर दिया, क्योंकि अब वक्त बहुत बचा नहीं है। इधर एनडीए में सीट शेयरिंग हो चुकी है, तो सारी सीटें जो है वो सामने आ गई हैं। लेकिन एक दिलचस्प बात है, एलजेपीआर की 4 सीट क्यों नहीं आई, ये भी सोचने की बात है। खैर, अगर हम इसको ऐसे देखें कि एक और चीज जो दिखती है कि कुछ सीटें हैं, जैसे गौरा बौराम की सीट है, ये मुकेश सहनी के घर की सीट है। उनका जो घर है वो इसी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पिछली बार वीआईपी से स्वर्णा सिंह जीती थी, जो बाद में बीजेपी में शामिल हो गई। तो इस सीट पर जो मुकेश सहनी हैं अपनी पत्नी या अपने भाई को चुनाव लड़ाना चाहती हैं। लेकिन जो खबर है, जो आ रही है जानकारी, आरजेडी ने अपना सिंबल दे दिया है यहाँ पर। इसी तरह से साहेबगंज की भी एक सीट है, वहां पर पृथ्वीनाथ राय को आरजेडी ने सिंबल दे दिया है। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि नाराजगी की वजह जो है मुकेश सहनी की बताई जा रही हैं। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होना था 4 बजे, फिर उसको एक्सटेंड किया गया। फिर एक सूचना आई, जो उनके मुख्य प्रवक्ता हैं उन्होंने एक जानकारी दी कि राहुल गांधी से मुकेश सहनी की बातचीत चल रही है और राहुल गांधी मध्यस्थता कर रहे हैं।
अब उसके बाद ये जो मध्यस्थता चल रही है उसमें कितनी कामयाबी मिलती है ये देखना जो है वो दिलचस्प होगा। मौर्य होटल में जो है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, जो कि पहले 4 बजे होनी थी, नहीं हुई। उसके बाद फिर आके सिर्फ ये जानकारी दी गई और अभी भी बातचीत चल रही है मुकेश सहनी की। लेकिन दिलचस्प ये है कि आज से अमित शाह का भी बिहार दौरा जो है वो शुरू हो गया है और इत्तेफाक देखिए कि अमित शाह भी मौर्य होटल में ही हैं। तो अब एक ये कोइंसिडेंस है। अब इन चीजों के बीच अगर आप देखिए कि नफा और नुकसान की बात करें तो जो महागठबंधन है अगर वो छोड़ता है आपको मुकेश सहनी को तो उसको नुकसान होगा, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए जो महागठबंधन के सामने चैलेंज है और जिसकी कोशिश हो रही है कि जो MY का इक्वेशन है उससे आगे बढ़ा जाए, पैर पसारा जाए, अन्य जातियों के वोट हासिल किए जाएं। अब अगर मुकेश सहनी उसमें ऐड ऑन होते हैं तो जो कुछ सहनी वोटर्स है, मान लीजिए 100% न सही लेकिन कुछ तो आएगा, तो वो आपका ऐड ऑन ही होगा। अब अगर महागठबंधन को यह लगता है कि अगर मुकेश सहनी हमें छोड़ देते हैं, अब बीजेपी के पास सीट शेयरिंग हो चुकी है तो अब उधर तो वो जा नहीं सकते, तो ऐसी स्थिति में अगर वो अकेले लड़ते हैं तो वो हमको कोई नुकसान नहीं करेंगे क्योंकि एनडीए के वोटों में कोई एडिशन नहीं होगा। लेकिन इसको सोचने का दूसरा तरीका भी है कि ऐसे तो आपको लगता है कि कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर वो वोट आपको पड़ते तो आपका एडिशन हो सकता था, तो वो एक मुझे लगता है कि ट्रिक मिस हो जाएगा तो अगर मुकेश सहनी बात न माने तो। अपडेट क्या है इसके लिए बिहार संपादक इसके राजीव हमारे साथ जुड़े हुए। राजीव जी, मुकेश सहनी को लेकर कोई अपडेट मिला? उसे उन्हें मनाने के लिए राजद के कई नेता गए हुए थे, क्या वहां से अपडेट मिल पा रहा है? देखिए, जो जानकारी मिल रही है आसिया जी उसके मुताबिक मुकेश सहनी को जो है वो सिर्फ और सिर्फ अगर एक आशा बची है तो मुकेश सहनी के लिए तो वो राहुल गांधी है। दरअसल में तेजस्वी यादव के जो लोग थे वो गए हुए थे मुकेश सहनी के पास। तो जानकारी मिल रही है 14 लोगों के नामों की सूची उन्होंने सौंपी थी। भाई 14 आपने जो 60 लोगों का नाम दिया था उसमें 14 लोगों के लिए सीटें आवंटित की गई हैं, तो उसको मानने से इनकार कर दिया मुकेश सहनी ने। और अब कांग्रेस के साथ जो है मुकेश सहनी की बात चल रही है और कांग्रेस के नेताओं का यह कहना है कि राहुल गांधी इस पूरे मामले पर कुछ भी फैसला ले सकते हैं। यानी कि इतना तय हो गया है कि अब मुकेश सहनी की जो नैया है उसके खेवनहार राहुल गांधी ही बनेंगे। और अगर राहुल गांधी फैसला नहीं लेते हैं देर रात तक तो आप ये जान लीजिए कि मुकेश सहनी की जो नाव है वो इस चुनाव में कहीं ना कहीं से डूब जाएगी, क्योंकि फर्स्ट फेज का जो नॉमिनेशन है वो विधिवत कल खत्म हो जाएगा। और अगर देर रात तक कांग्रेस फैसला नहीं ले पाती है मुकेश सहनी के नाम पर या फिर मुकेश सहनी के सीट के नाम पर, तो फिर कल मुकेश सहनी अपने उम्मीदवारों को नहीं उतार पाएंगे और ऐसी स्थिति में जो महागठबंधन है वो स्वतः वो गठबंधन टूट जाएगा, यानी कि मुकेश सहनी उस गठबंधन से अलग हो जाएंगे। क्या राजीव जी यही वजह है कि अब तक महागठबंधन की जो पार्टियां हैं वो अपने कैंडिडेट की लिस्ट जारी नहीं कर रही हैं? देखिए सर, अभी कुछ देर पहले कांग्रेस के एक सीनियर लीडर से मेरी बातचीत हुई थी, तो कांग्रेस ने लगभग जो 101 सीट जो 121 सीट जो फर्स्ट फेज का है उसमें लगभग 40 सीट पर अपने उम्मीदवार को टिकट वो दे चुकी है। 38 सीट पर 2 सीटें बाकी है, एक महाराजगंज की और एक और सीट बाकी है। इस वक्त देर रात वो घोषणा कर देगी। तो लेकिन लिस्ट जारी नहीं किया गया है न कांग्रेस की तरफ से और न आरजेडी की तरफ से। आरजेडी की तरफ से भी लगभग 50-60 लोगों को की सूची जो है वो जारी नहीं की गई, लेकिन टिकट दे दिया गया है। सिर्फ एक फर्स्ट फेज वाले मामले में सहरसा का जो सीट जो है वो फंसा हुआ है, बाद बाकी हर लोगों को जो है वो चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया गया है, जिसके कारण लोग जो है वो जाकर के अपना नॉमिनेशन भी कर रहे हैं और कल संभवतः वो लोग नॉमिनेशन कर देंगे। तो महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस जो है और वाम दल, ये जो पार्टियां हैं ये अपने स्तर से अपने उम्मीदवारों को टिकट दे रही हैं, वो लोग जाकर के नॉमिनेशन कर भी रहे हैं। लेकिन अगर इस पूरे प्रकरण में किसी एक की नैया जो है वो फंस रही है तो वो मुकेश सहनी है। और यही वजह है कि आज लगभग 4 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजन करने के बावजूद जो है मुकेश सहनी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित नहीं हुए और प्रेस कॉन्फ्रेंस की टाइमिंग हमेशा बदलती गई और अंत में 6 बजे यह कहा गया कि अब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो रद्द की जाती है। तो कहीं ना कहीं से अभी भी मुकेश सहनी को इस बात का इंतजार है कि हो सकता है कि देर रात कांग्रेस आलाकमान की तरफ से यह फोन आ जाए और
फिर उनको जो सीट वो चाह रहे हैं कम से कम 30 सीट वो उनको आवंटित कर दी जाए। जी आशीष जी। चलिए, शुक्रिया राजीव जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये पूरा खेला है, अगर देर रात तक मुकेश सहनी को मना नहीं लिया जाता है तो एक तरह से कह सकते हैं कि महागठबंधन बिखर जाएगा, यानी मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी महागठबंधन से अलग हो जाएगी। चलिए अब कुछ सीटों पर चर्चा कर लेते हैं जिनमें मुकाबला इस बार अब तमाम पार्टियों ने अपने अपने कैंडिडेट की घोषणा कर दी है। तो किस सीट पर मुकाबला कैसा होगा इससे थोड़ा देख लेते हैं। तो आज दानापुर सीट से बात कर लेते हैं, यहाँ नॉमिनेशन भी हुआ है और योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे। दानापुर में कैसा मुकाबला दिख रहा है रंजन जी? बिल्कुल हॉट सीट जो है वो हो चुका है दानापुर, क्योंकि इस सीट पर देखिए और इसका महत्व देखिए कि योगी आदित्यनाथ खुद जो है रामकृपाल यादव के नॉमिनेशन में आए हैं। दूसरी तरफ अगर आप आरजेडी कैंडिडेट रीतलाल यादव की बात कीजिए तो वो सीधे जेल से जो है नॉमिनेशन के लिए आए थे और फिर उन्होंने नॉमिनेशन यहाँ पर आकर किया और रामकृपाल यादव पर जो है उन्होंने शब्दों के बाण चलाए और कहा कि आरजेडी में रहे हैं, सांसद का चुनाव लड़ते हैं, अब विधायक का चुनाव लड़ेंगे, महासचिव भी यही बनते हैं, तो क्या सब कुछ इन्हीं को चाहिए। ये बातें जो है उन्होंने रामकृपाल यादव के लिए कही हैं और इसके साथ ही जो है उन्हें बाहरी बताने की भी जो है उन्होंने कोशिश की। उन्होंने ये भी कहा और दियारा क्षेत्र में कुछ एक काम जो बाकी है उसकी भी चर्चा जो है उन्होंने की है कि वो अगर इस बार जीतते हैं तो उन दो कामों को वो भी निपटा देंगे, सब्जी मंडी और एक और जो काम है। तो ये सारी चीजें जो है दानापुर में स्थिति बन रही है और देखिए ऐसा लग रहा है कि यहाँ बिल्कुल आमने सामने का ही मुकाबला होगा। यहाँ पर कुछ भी आपको एक ट्रायंगुलर फाइट होगी इसकी संभावना दिख नहीं रही है, चूंकि दो जो प्रत्याशी हैं और रामकृपाल यादव के बारे में तो हम सभी जानते हैं, बहुत लंबा एक्सपीरियंस है राजनीति में, उनकी अपनी लोकप्रियता है और खास करके दानापुर क्षेत्र में जो है उनकी लोकप्रियता बहुत अच्छी है। इसलिए भी बता रहा हूं कि जब अभी यहाँ पर पाटलिपुत्र लोकसभा चुनाव हो रहा था तो उसमें मीसा भारती से हार गए थे चुनाव रामकृपाल यादव पाटलिपुत्र लोकसभा का, लेकिन जहां तक दानापुर विधानसभा क्षेत्र की बात है यहां पर रामकृपाल यादव ने 11,870 वोटों की लीड हासिल की थी। मतलब कि ये उनका क्षेत्र रहा है और उनका स्ट्रांग होल्ड रहा है और इसीलिए रामकृपाल यादव के नाम की घोषणा जब हो गई तो फिर यहां पर रीतलाल यादव को जो है वो उतारना पड़ा है। तो अब ये बातें जो है आप देखिए कि आरजेडी से रीतलाल यादव, बीजेपी ने आशा देवी का टिकट जो है वो काटा है, अब उनकी जगह रामकृपाल यादव यहाँ पर चुनावी मैदान में उतरेंगे। दानापुर हमेशा से हॉट सीट रही है, वीआईपी सीट रही है। लालू प्रसाद यादव जो है वो यहाँ से विधायक चुने गए हैं, वो जो है कि 2 बार यहाँ के विधायक रहे। इसके अलावा शेरे बिहार राम लखन सिंह यादव ने भी इस क्षेत्र का 1977 में प्रतिनिधित्व किया है। तो ये सीट जो है बहुत दिलचस्प है और यादव बहुल सीट है ये, इसीलिए आप देखिए कि दोनों तरफ से यादव कैंडिडेट ही आपको यहां पर दिखेंगे। और इस बार इस सीट का जो इम्पोर्टेंस है वो बीजेपी के लिए भी बहुत ज़्यादा है। उसको एक ये संभावना दिख रही है कि रामकृपाल यादव के सहारे वो इस सीट की वापसी कर सकता है अपने लिए। तो दूसरी तरफ आरजेडी इस सीट को बनाए रखे, यही वजह है कि तेजस्वी यादव ने जो है वो रीतलाल यादव को फिर से टिकट सौंप दिया और वो जो है जेल से आकर उन्होंने नॉमिनेशन भी कर दिया है। अब अगर आप यहाँ के जातीय समीकरण को देखें कि ये कैसा है जातीय समीकरण, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि जो एससी वोटर्स हैं वो 11.88% हैं, यादव 22 से 24% के आसपास हैं और जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो 5.9 मतलब कि लगभग 6% के आसपास हैं। तो जो एमवाई का समीकरण बनता है वो 29 से
30% का बनता है और जो अदर ओबीसी ईबीसी हैं यहाँ पर वो 13 से 15% हैं, जो कि एक बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं यहाँ के चुनाव पर। लेकिन सामान्य जाति के वोटर्स की संख्या भी बहुत अच्छी है। राजपूत 4.5 से 5%, भूमिहार 6 से 7%, ब्राह्मण 2 से 3% और कायस्थ भी 3 से 4% हैं। तो 16 से 18% सामान्य जाति के वोटर्स हो जाते हैं। और कुशवाहा और कुर्मी को अगर आप देखें तो 4.5 से 5.5% कुशवाहा और कुर्मी 5 से 5.5%। तो 9.5 से 10.5 11% के आसपास जो है वो कुशवाहा और कुर्मी वोटर लवकुश के वोट हो जाते हैं। और वैश्य वोटर्स जो हैं वो 15 से 17% हैं। तो अगर बीजेपी का जो परंपरागत वोट बैंक है उसको आप देखिए तो वो 43 से 45% दिखता है। और जब आप 2020 का चुनाव देखिएगा तो वहां आपको दिखेगा कि आशा देवी सिन्हा को लगभग 40% वोट आए थे और उस वक्त आरएलएसपी ने जो प्रत्याशी दिया था वो 4.25% वोट लेकर आ गए थे और वो कुशवाहा जाति से कैंडिडेट थे। तो कुशवाहा वोटों में उन्होंने सेंधमारी एक की थी। लेकिन जब आप इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो ये इसी के आसपास आपको मिलेगा। लेकिन एक और चीज इस बार दिलचस्प होने जा रही है, चूंकि रामकृपाल यादव जब चुनाव लड़ते हैं तो यादव वोटों में भी उनकी अपनी पैठ है और वो वोट भी जो है उनके पास आता है। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव में अगर आप देखिए तो यहां पर 50.2% वोट जो है उनको मीसा भारती जैसे मजबूत कैंडिडेट के खिलाफ आया था। तो इसीलिए दानापुर का चुनाव जो है इस बार रोचक बन रहा है। रीतलाल यादव जो हैं उनका भी एक इस क्षेत्र में अपनी उनकी पहचान है और उनकी पैठ है। उनको जो है उनकी कोशिश होगी कि इस सीट पर वो वापसी करें। लेकिन इस सीट पर अगर आप देखें तो अब तक जो 18 चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस 5 बार चुनाव जीती है। आखिरी बार 1980 में चुनाव जीती थी। लेकिन जो दूसरी सबसे सफल पार्टी है वो बीजेपी ही है। बीजेपी यहां से 5 बार चुनाव जीती है। आरजेडी को 3 बार कामयाबी मिली है और जनता दल 2 बार यहां से चुनाव जीतने में सफल रहा है। फिर निर्दलीय, सोशलिस्ट पार्टी और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी को एक बार जो है यहां पर कामयाबी मिली है। आशा देवी सिन्हा सबसे सफल उम्मीदवार यहां की हैं। 4 बार उन्होंने दानापुर से चुनाव जीता है अब तक। लेकिन इस बार उनका टिकट जो है वो कट गया है। और लालू प्रसाद यादव जो हैं वो यहां से 2 बार चुनाव जीते हैं। 1995 में भी जीते थे और फिर 2000 में भी वो यहां से चुनाव जीते थे। तो एक आप कह सकते हैं कि आरजेडी के लिए भी ये सीट जो है अच्छी रही है। अगर आप जनता दल के साथ उसको जोड़कर देखिए, चूंकि लालू प्रसाद यादव जो है वो दोनों बार जीते हैं यहाँ पर, 95 में भी 2000 में भी। तो ये चीजें जो है इस सीट पर दिखती हैं। तो एक मुकाबला नहीं, यहां पर घमासान होने जा रहा है रामकृपाल यादव और उनके सामने रीतलाल यादव। तो मुकाबला बहुत कांटे का होगा। और चूंकि जो मार्जिन लोकसभा चुनाव में रामकृपाल यादव को मिली है, लेकिन यह भी बात है कि उसमें बहुत सारे वोट प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर भी मिलते हैं। तो कैसे निगोशिएट जो है वो करता है आरजेडी, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि ये मानकर चलिए कि रामकृपाल यादव चुनाव लड़ रहे हैं तो आरजेडी जो है 100% से ज्यादा एफर्ट यहां डालेगा ताकि वो रामकृपाल यादव, बीजेपी को तो रोके ही, रामकृपाल यादव को रोक सके। लेकिन रामकृपाल यादव की भी इस क्षेत्र में गहरी पैठ है और इसका लाभ वो तो उठाना चाहेंगे ही, बीजेपी भी उठाना चाहेगी। तो दानापुर में किसी भी परिणाम की भविष्यवाणी करना अभी जोखिम भरा है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। ये यहां लालटेन जल सकता है, यहां फूल खिल सकता है, तो इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में दानापुर का चुनाव बहुत रोचक हो गया है।
तो ये दानापुर का चुनाव क्यों रोचक बन रहा है वो आपने जाना है। इस बार विधानसभा की तमाम सीटें जो बिहार की हैं वो काफ़ी दिलचस्प हैं और जनसुराज के कैंडिडेट भी कई सीटों पर ट्रायंगुलर फाइट बनाने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। इन सबके बीच परबत्ता सीट पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। परबत्ता विधानसभा क्यों खास है इस बार और यहाँ पर किस तरह का मुकाबला देखने को मिलेगा, आमने सामने कौन चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं। परबत्ता सीट इस बार क्यों खास और कितनी खास बनती हुई दिख रही है रंजन जी? यहाँ परबत्ता की सीट बहुत खास हो गई है और इसलिए भी खास हो गई है कि पिछली बार जिसने लालटेन की लौ बुझा दी थी, इस बार वो लालटेन जगमग करने के लिए पूरे जोर शोर से लगा हुआ है। मैं जो अभी निवर्तमान विधायक हैं डॉक्टर संजीव, उनकी बात कर रहा हूं। उन्होंने आरजेडी का दामन थाम लिया है। पिछली बार जेडीयू के टिकट पर यहां से चुनाव जीते थे, लेकिन उनकी नाराजगी पिछले कुछ समय से थी और इस वजह से ये संभावना व्यक्त की जा रही थी कि वो जो हैं पाला बदल सकते हैं और अंततः जो है जब उनको लगा कि जेडीयू उनको फिर से प्रत्याशी बनाने नहीं जा रहा है तो उन्होंने जो है आरजेडी का दामन थाम लिया। तेजस्वी यादव ने उनको न सिर्फ आरजेडी में शामिल किया बल्कि परबत्ता से टिकट भी दे दिया। तो जो पिछली बार दिगंबर प्रसाद तिवारी यहाँ से चुनाव लड़े थे और बहुत कड़ा मुकाबला उन्होंने डॉक्टर संजीव को दिया था, सिर्फ 951 वोटों से डॉक्टर संजीव 2020 में जीते थे, लेकिन दिगंबर प्रसाद तिवारी का जो टिकट है वो इस बार कट गया और यहाँ से आरजेडी के प्रत्याशी बनकर डॉक्टर संजीव जो है वो चुनावी मैदान में हैं। उन्होंने अपना नॉमिनेशन भी कर लिया है। दूसरी तरफ पिछली बार जहाँ इस सीट पर जेडीयू चुनाव लड़ रहा था, इस बार जेडीयू ने ये सीट छोड़ दी है और ये सीट जो है एलजेपीआर के खाते में चली गई है। और पिछली बार एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े बाबूलाल शौर्य जो हैं उनको ही फिर से चिराग पासवान ने अपनी पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। हालांकि कुछ दिनों पहले तक वो बीजेपी में ही थे बाबूलाल शौर्य, क्योंकि उस चुनाव के बाद वो बीजेपी में भी शामिल हो गए थे, लेकिन अब फिर से वापस वो एलजेपी में चले गए हैं और अब एलजेपी के प्रत्याशी जो है वो बनाए गए हैं। तो अब ये मुकाबला जो है वो बहुत कड़ा हो जाएगा और इसलिए भी हो जाएगा क्योंकि दोनों जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं उनकी एक राजनीतिक विरासत भी रही है। अगर आप देखिए यहाँ से तो रामानंद प्रसाद सिंह के बेटे हैं डॉक्टर संजीव। रामानंद प्रसाद सिंह कौन? वो यहाँ से 5 बार चुनाव जीतने में सफल रहे हैं, तो उनके बेटे हैं डॉक्टर संजीव, तो एक उनका एडवांटेज है उनके पास। तो दूसरी तरफ बाबूलाल शौर्य जो हैं वो यहाँ के जो पहले विधायक थे त्रिवेणी कुंवर, उनके पोते हैं। तो इनका भी एक राजनीतिक इतिहास और विरासत जो है वो है। और बाबूलाल शौर्य की मां रीना देवी जो हैं सियादतपुर अगवानी पंचायत की मुखिया भी रह चुकी हैं, तो एक राजनीतिक परिवार ये भी है। और आपको बताऊं कि बाबूलाल शौर्य को ना अनशन गुरु कहा जाता है और उनको माना जाता है। तो एक मुकाबला यहाँ पर कांटे का होने जा रहा है। और पिछली बार जब आप देखते हैं कि जो हार जीत का मार्जिन है वो सिर्फ 951 वोटों का है, तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुकाबला कितना कड़ा हो सकता है। हालांकि समीकरण एक बार फिर से यहाँ नए तरीके से जुड़ेंगे, क्योंकि पिछली बार अलग कहानी थी। दिगंबर प्रसाद तिवारी वैश्य समाज से थे, तो जो वैश्य वोटर्स आमतौर पर एनडीए को वोट करते हैं वो आरजेडी की तरफ शिफ्ट हुए थे। अब जबकि वैश्य कैंडिडेट जो है नहीं रह जाएंगे तो वो फिर से क्या वापस जो है एनडीए की तरफ लौटेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। इसके अलावा आप देखिए कि जो डॉक्टर संजीव हैं वो भूमिहार जाति से आते हैं और आपको बताऊं कि उन्होंने जो है ब्रह्म ऋषि समाज की एक सभा भी की थी जेडीयू से इस्तीफा देने से कुछ दिन पहले। ब्रह्म ऋषि स्वाभिमान सम्मेलन किया था और उसमें कोशिश की थी कि जो भी भूमिहार समाज से लोग हैं उनको उसमें बुलाया जाए, बड़े बड़े लोगों को, और वो सभा की थी और सरकार पर आरोप लगाया था कि वो भूमिहार समाज के साथ सब कुछ ठीक नहीं कर रही है। लेकिन यहाँ पर जो एक बात दिख रही है कि बाबूलाल शौर्य भी भूमिहार ही हैं,
तो अब भूमिहार वोटरों में बंटवारा हो सकता है। तो ऐसे में एमओवाई के इक्वेशन के साथ भूमिहार वोटर्स में से कितना हिस्सा डॉक्टर संजीव को मिलता है और कितना बाबूलाल शौर्य को मिलता है, इस पर बहुत कुछ जो है वो निर्भर करेगा। लेकिन इसमें जनसुराज के प्रत्याशी का भी रोल होने जा रहा है। यहां से विनय कुमार वरुण जनसुराज के प्रत्याशी बनाए गए हैं, मंडल हैं, तो यहां पर मंडल वोटरों की संख्या अच्छी खासी है। तो अगर जो विनय कुमार वरुण हैं वो मंडल वोटरों में सेंधमारी कर जाएं तो जो है आपको डॉक्टर संजीव को फायदा हो सकता है, क्योंकि जो केकेडी है, जो हम कहते हैं कि कोयरी, कुर्मी और धानुक, ये आम तौर पर जो है वो नीतीश कुमार के नाम पर एनडीए को वोट करते रही हैं ये जातियां। तो ऐसे में अगर मंडल वोटर्स में जो है एक सेंधमारी कर पाते हैं विनय कुमार वरुण, तब डॉक्टर संजीव के लिए जो है थोड़ी आसानी हो सकती है। लेकिन मुकाबला यहां पर बहुत कांटे का होगा, जैसा पिछली बार देख कर लगता है। लेकिन तब एक चीज आप देखिए कि मार्जिन इस वजह से भी कम था कि जो बाबूलाल शौर्य थे वो भी 6.25% के आसपास वोट लेकर आए थे, 11,576 वोट एलजेपी से लड़ते हुए। तो इसका मतलब यह है कि इस क्षेत्र में उनकी भी अपनी एक पहचान है, जो कि इस बार फायदा होगा, क्योंकि जब इसमें एनडीए का वोट ऐड ऑन होगा। लेकिन भूमिहार वोटर्स बहुत निर्णायक होंगे कि उनमें से ज्यादा संख्या किसकी तरफ जो है वो जाता है। हालांकि जो लोकसभा का चुनाव परबत्ता में जब खगड़िया का हो रहा था और उसमें जो परबत्ता विधानसभा की सीट है, तब यहां से एलजेपी आर के राजेश वर्मा को 53.74% वोट आए थे, 50% से ज्यादा वोट, और वो यहां से 33,193 वोटों से लीड लेने में कामयाब हुए थे। लेकिन तब डॉक्टर संजीव जो हैं वो जेडीयू में थे और तब भूमिहार वोटर्स पूरी तरह से एनडीए के पाले में थे। तो अब वही है कि ये जो 53.74% है, इसमें से कितना वोट जो है डॉक्टर संजीव खींच पाते हैं अपनी तरफ, क्योंकि जब लोकसभा के चुनाव में सीपीआईएम ने यहां से कैंडिडेट दिया था, उनको 35.32% वोट आए थे। तो अब इस 53.74 में से कितना वोट भूमिहार वोटर्स खास करके अपनी तरफ डॉक्टर संजीव खींचते हैं, उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। और निर्भर करेगा कि जो जनसुराज के प्रत्याशी हैं विनय कुमार वरुण, वो अपनी जाति के वोटों में कितनी सेंधमारी करते हैं और कितना वोट लेकर वो आते हैं। अगर आप यहां पर अगर देखें तो जो यहाँ का जातीय समीकरण है उसको आप देखिए तो अनुसूचित जाति के 6.96% वोट है, मुस्लिम वोटर्स यहाँ 11.8% हैं, तो वो संख्या अच्छी है। और यादव 14 से 15% के आसपास हैं। तो जो एमओवाई का समीकरण है वो 27 से 28% के आसपास है। राजपूत 3 से 3.5% हैं, भूमिहार 15.5 से 16% हैं, कोई इसे 17-18% तक भी कहते हैं। ब्राह्मण 4 से 4.5% हैं। तो सामान्य जाति के वोटर्स 22 से 23% के आसपास हैं। कुशवाहा 9.5 से 10.5%, चूंकि परबत्ता वो विधानसभा क्षेत्र है जहां से सम्राट चौधरी भी जो है चुनाव जीते हैं और उन्होंने जो है यहां से 2 बार जीत हासिल की है, 2000 में और 2010 में। तो यहाँ पर कुशवाहा वोटर्स की संख्या अच्छी है, 9.5 से 10.5%, कुर्मी 5.5 से 6%। तो ये जो है 16 से 17% जो है ये वोट पहुंचता है और एनडीए जो है इस वोट को अपनी तरफ करना चाहेगा। इसके अलावा वैश्य वोटर्स भी यहाँ 10 से 11% हैं, जिसका कि बड़ा हिस्सा पिछली बार जो है आरजेडी की तरफ गया था। तो ऐसे तो आप जोड़ें तो आपको लगेगा कि एनडीए के वोट 50 के करीब आ जाते हैं, 50% के। लेकिन इसमें से भूमिहार वोटर्स जो हैं, जो 15.5 से 16% हैं, उसको जब आप घटाते हैं तो मामला जो है वो आपको
35% के आसपास जो है वो आ जाता है, 33 से 35% के बीच में। लेकिन ऐसा नहीं है कि भूमिहार वोटर्स एक ही तरफ जाएगा, यहां पर दोनों तरफ वो जा सकता है। तो इसमें बड़ा चंक कौन निकालता है, 33.5 में वो ऐड ऑन होगा। और दूसरी तरफ अगर डॉक्टर संजीव को देखिए तो एमओआई जो है वो 26 से 27% है। अब 16 से 17% में से वो कितना बड़ा चंक भूमिहार वोटर्स में से निकालते हैं, इस पर जो है बहुत कुछ जो है निर्भर करेगा। लेकिन जो इससे भी महत्वपूर्ण है, यहां अदर ओबीसी ईबीसी जो हैं वो 17 से 19% के आसपास हैं जो परिणाम पर असर डालते हैं। तो वो वोटर्स किस तरफ जाएंगे वो एक जो है परिणाम को तय करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि परबत्ता में डॉक्टर संजीव जीतेंगे या बाबूलाल शौर्य जीतेंगे, वो कुछ चीजों पर निर्भर है। उसमें पहला तो यह है कि भूमिहार वोटर्स का बंटवारा किस तरह से होता है, किसे कितने प्रतिशत भूमिहार वोट मिलते हैं, इस पर निर्भर करेगा। दूसरी बात, जो अदर ओबीसी ईबीसी 17 से 19% है, उसमें से बड़ा हिस्सा किसके पास जाता है, उस पर परिणाम निर्भर करेगा। और परिणाम इस पर भी निर्भर करेगा कि जन स्वराज के प्रत्याशी विनय कुमार वरुण अपनी जाति के कितने प्रतिशत वोट लेकर आते हैं। तो परबत्ता में एक बार फिर से मुझे लगता है कि कांटे का मुकाबला होगा। लोकसभा चुनाव जैसा बिल्कुल वन साइडेड मुझे नहीं दिख रहा है। डॉक्टर संजीव जो है चूंकि अपने क्षेत्र में लोकप्रिय भी हैं, अपनी जाति में भी बहुत लोकप्रिय हैं, तो इसका एडवांटेज जो है उनके पास है। प्लस एक राजनीतिक विरासत है यहां पर, आपको उसका भी एडवांटेज उनके पास है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए डॉक्टर संजीव जो हैं उन्होंने दावा भी किया है कि वो कम से कम 50,000 वोटों से चुनाव जीतेंगे। तो अब देखना है कि किनके दावे में कितना दम है, क्योंकि अब जो है चुनाव की घड़ी नजदीक आ रही है और जनता अब हर चीज का जो है हिसाब भी मांगती है और जनता एक एक चीज सोच विचार कर ही वोट करती है। तो अब दोनों में से चाहे वो डॉक्टर संजीव हो या बाबूलाल शौर्य हो, जनता को बेटर तरीके से कौन कन्विंस करता है, किसके वादों पर जनता विश्वास करती है, इसी पर परबत्ता का परिणाम निर्भर करेगा। तो ये परबत्ता की जंग थी, परबत्ता में कौन बाजी मारेगा इस पर हमारी भी नजर बनी हुई है। बहुत दिलचस्प मुकाबला यहाँ पर भी नजर आ रहा है। बिहार विधानसभा की हर एक सीटों पर मुकाबले को लेकर हम हर दिन हाजिर होंगे और बताएंगे कि वहां पर समीकरण किसे फेवर करेंगे, मुकाबले में कौन बाजी मार सकता है। तो देखते रहिए आप न्यूज़ 22 को। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत।